हे बडी, व्हाट्स अप? कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट माय डियर, लेट्स क्रैक जे विद अस। कुछ मेरे बारे में। मैं हूं आपका फ्रेंड, आपका कोच, आपका होस्ट धीरेन्द्र क्षेत्रपाल। मोर देन 6 इयर्स का मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में कर रखा है और IIT जैम रैंक 694 रही है। ठीक है माय डियर, शुरू करते हैं अपनी द रिएजेंट की सीरीज। आप सभी को पता है कि मैं बहुत अच्छे अच्छे रिएजेंट्स आपके सामने लाता हूँ और उसको आपके सामने पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये सीरीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई और नीट पॉइंट, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप उसको देखते हो तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। ठीक है, इस सीरीज के दौरान मैंने बहुत अच्छे अच्छे रिएजेंट्स ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं दोस्त, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज सारे सीरीज को एक साथ देखिएगा। ठीक है, आज की सीरीज में एक बहुत बहुत फेमस रिएजेंट अपने हाथ में है जिसका नाम है एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। ठीक है, बहुत क्लासी रिएजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसके हमारी केमिस्ट्री में। मैं आपको बता दूं ये कहाँ कहाँ हमारा रोल प्ले करता है, कैसे कैसे रोल प्ले करता है, सारी बातें अपन लोग एकदम शिद्दत से डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है कि आपको सिर्फ इसके एक काम पता हो, मुझे इसके 6 काम पता है। ठीक है, तो प्लीज दिल थाम के बैठिएगा, नोटबुक लेके बैठिएगा, लिखते जाइएगा, उसके बाद इनके कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग साथ साथ करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले तो अगर मैं एन ब्रोमोसक्सिनामाइड की बेसिक बेसिक बात करूं तो इसके कहाँ कहाँ हमारी केमिस्ट्री में एप्लीकेशन है। इसका पहला पहला एप्लीकेशन देखिए, अगर मैं एन ब्रोमोसक्सिनामाइड की बात करता हूँ, नाम से पकड़िएगा, नाम से पकड़िएगा। एन मतलब सक्सिनामाइड, आपने सुना होगा कभी। इट्स समथिंग लाइक कुछ ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पे एन लगा होता है और यहाँ पे बी आ रहा होता है। अगर मैं इसको स्ट्रक्चरल वाइज बात करूँ तो कुछ ऐसा होता है। नाइट्रोजन से एक वैलेंसी बी आर पूरी करता है, बाकी वैलेंसी यहाँ पे 2 वैलेंसी यहाँ से पूरी हो रही है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। ये एक अच्छा सोर्स है बी आर का। किसका सोर्स है? एक अच्छा सोर्स है बी आर का। अब ये 2 सोर्स में आपको मिलता है, या तो आपको बी आर रेडिकल फॉर्म में मिलेगा और या तो आपको बी आर अपने आयनिक फॉर्म में मिलेगा। अगर ये अपने रेडिकल फॉर्म में मिलेगा दोस्त तो ये कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे एक रेडिकल आएगा प्लस बी आर पे एक रेडिकल आएगा। ठीक है, और अगर ये अपने आयनिक फॉर्म में मिलना होगा तो आपको ये अपने आयनिक फॉर्म में भी मिलेगा, नो डाउट। ठीक है, अब जब आयनिक फॉर्म में मिलेगा तो दोस्त नाइट्रोजन और ब्रोमीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो नाइट्रोजन है। इसलिए यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। राइट, तो आपको इसका आयनिक फॉर्म भी मिलेगा और इसका रेडिकल फॉर्म भी मिलेगा। इसका मतलब हमारी केमिस्ट्री में इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जो कुछ एप्लीकेशन रेडिकल फॉर्म में होंगे और कुछ एप्लीकेशन उसके आयनिक फॉर्म में होंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं इसका जो मेन काम होता है NBS का, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड का, वो बेसिकली 2 रिएक्शन में इसका सबसे बड़ा रोल है। एक हमारा है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, और दूसरा इसका रोल है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। और हाँ जी, एक नई बात लिखने वाला हूं, इसका एक रोल ऑक्सीडेशन में भी है। इसके मेन हमारे कोर्स में दोस्त 3 रोल हैं: फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड तीसरा इज ऑक्सीडेशन। कैसे काम करता है, क्या इसकी मैकेनिज्म होती है, बहुत शिद्दत से देखेंगे, बहुत शिद्दत से समझेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं उसके 6 जगह एप्लीकेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो पढ़ेंगे वो है एलाइलिक एंड बेंजाइलिक एप्लीकेशंस। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे अपन लोग कार्बोनिल एप्लीकेशंस। तीसरा पढ़ेंगे अपन लोग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल एप्लीकेशंस। चौथा अपन लोग पढ़ेंगे नॉर्मली ब्रोमिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग।
पांचवा अपन लोग पढ़ेंगे इसका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और छठवां अपन लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ ऑक्सीडेशन, रोल इन ऑक्सीडेशन। ये 6 चीजें हमारे एनबीएस, हमारे जेई और हमारे नीट के कोर्स में है, इसका ख्याल रखना है। ठीक है, एलाइलिक और बेंजाइलिक, कार्बोनिल, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ब्रोमिनेशन ऑफ एरोमेटिक, इलेक्ट्रोफिलिक एंड रोल इन ऑक्सीडेशन, इन जगहों पे इसका रोल है। ठीक है, बहुत आराम से इनके रोल को समझेंगे, एक एक रोल को आराम से सीखेंगे क्या कहता है क्वेश्चन, और उसके बाद इसके फर्दर एप्लीकेशंस भी क्या हो सकते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट एप्लीकेशन, एक होते हैं इनडायरेक्ट एप्लीकेशन। ये सारे इसके डायरेक्ट एप्लीकेशन हैं। इसके बाद कुछ इनडायरेक्ट एप्लीकेशंस भी देखेंगे कि इनडायरेक्टली ये कैसे कैसे कहाँ कहाँ काम करते हैं। ठीक है, चलिए, बट इन सबको स्टार्टअप देने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता दूं कि कैसे आप प्रिपरेशन करते हो एन ब्रोमोसक्सेनामाइड की। एन ब्रोमोसक्सेनामाइड दैट इज एनबीएस की आप कैसे प्रिपरेशन करते हो। ठीक है, ऐसे दोस्त प्रिपरेशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, जितनी भी है वो तो आपको करनी होगी। ठीक है, अपन लोग ने कभी सक्सेनामाइड सुना होगा। ठीक है, सक्सेनामाइड कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये अपना सक्सेनामाइड कहलाता है, सक्सेनामाइड कहलाता है। आप क्या करते हो, इसको Br2 से रिएक्ट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो आपको जो रिजल्टेंट आता है, आपको जो रिजल्टेंट आता है वो रिजल्टेंट ही आपका एन ब्रोमोसक्सेनामाइड का है, प्लस बाय प्रोडक्ट में HBr बाहर निकलता है। तो अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आप सक्सेनामाइड का ब्रोमिनेशन कर दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, you will give N-bromosaccinamide। अब बच्चे सवाल करते हैं मुझसे, बहुत अच्छा सवाल होता है बच्चों का, कि सर ब्रोमिनेशन प्योर भी अपने आप में एक बीआर का अच्छा सोर्स है और एन ब्रोमोसक्सेनामाइड भी अपने आप में एक अच्छा बीआर का सोर्स है। मेरी बात को सुनना, अगर नॉर्मली आप ब्रोमिनेशन पीछे पढ़ के आए हो तो ब्रोमिनेशन भी एक अच्छा बीआर का सोर्स है और एनबीएस भी एक अच्छा बीआर का सोर्स है। तो सर क्यों आप एनबीएस को यूज करते हो और क्यों आप ब्रोमिनेशन को उतना इफेक्टिवली यूज नहीं करते हो। देखो दोस्त, कॉपी पेन चलाने में तो कुछ नहीं जाता है, राइट, कॉपी पेन चलाने में कोई फर्क नहीं है, लेकिन सही कहानी ये है कि जो एनबीएस है वो हैंडल करने में बहुत ज़्यादा ईजियर है और सेफ है। आप कहीं लिख लीजिए कि एनबीएस इज ईजियर टू हैंडल, ईजियर एंड सेफर, इवन लिख दीजिए, ईजियर एंड सेफर टू हैंडल। सेफर टू हैंडल। ठीक है, ये मैं लैब के टर्म्स में बात कर रहा हूं, है इन कंपैरिजन टू ब्रोमीन। ब्रोमीन के कंपैरिजन में ये थोड़ा इजियर और सेफर होता है हैंडल के लिए, इसलिए अपन लोग एनबीएस को अच्छी तरह यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और कि एनबीएस को जब अपन लोग स्टोर करते हैं ना, तो उसको अपन लोग वहां स्टोर करते हैं जहां पे मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, मतलब कह सकते हो एनहाइड्रस कंडीशन में स्टोर करते हैं। ठीक है, लिख लीजिए भाई स्टोरेज के बारे में, स्टोर इन एनहाइड्रस कंडीशन। एनहाइड्रस कंडीशंस में अपन लोग स्टोर करते हैं, इसको मॉइस्चर से रिएक्ट नहीं करने देते हैं। अक्सर में होता क्या है, जब ये मॉइस्चर से रिएक्ट कर जाता है तो ये डिकम्पोज कर जाता है। तो आप लिख सकते हैं टू अवॉइड द डिकम्पोजिशन, टू अवॉइड द डिकम्पोजिशन। ठीक है, एनबीएस इज प्लेस्ड या स्टोर्ड, जो भी है यार, ठीक है ना, इन एनहाइड्रस कंडीशन। एनहाइड्रस कंडीशन में इसको प्लेस करते हैं, या यूं कहो एनहाइड्रस कंडीशन में इसको स्टोर करते हैं, डिकम्पोजिशन ना हो सके इसलिए।
ठीक है। इसके अलावा अगर मैं थोड़े से इसके उसकी बात करूं, नेचर की बात करूं, तो नेचर में ना ये कलरलेस सॉलिड होता है। एनबीएस की बात करूं तो नेचर में आपका ये कलरलेस सॉलिड होता है, ठीक है। बट यूज करते टाइम इसको अपन लोग रिक्रिस्टलाइज कर देते हैं, गर्म कर देंगे, हीट कर देंगे, वाटर के साथ वॉश करेंगे, रिक्रिस्टलाइज करेंगे, तो इससे क्या होता है, वो अपने सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाता है। तो आप ना लिख लो भाई इस बात को, कलरलेस सॉलिड से आप इसको हॉट वाटर में डालते हो, वॉश करते हो, ठीक है, या यूं कहूं रिक्रिस्टलाइज करते हो, और ये अपने सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आप इसका जो भी एप्लीकेशंस लेना चाहते हो वो लेते हो। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी, है तो छोटी छोटी बातें, लेकिन आपके काम की, किसी भी बात से कोई भी सवाल आ सकता है, ठीक है। तो एक बार फटाफट रिकॉल करते हैं, मैंने अभी तक क्या बताया। मैंने आपको बताया कि जो एनबीएस है ये एक अच्छा सोर्स है रेडिकल का और पॉजिटिव चार्ज का, डिपेंड करता है रिएक्शन टू रिएक्शन। 3 जगह इसका मेन एप्लीकेशन होने वाला है, एक अपना फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में, दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में, और तीसरा ऑक्सीडेशन में। याद रहेगी बात, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में और ऑक्सीडेशन में। इसके अलावा ये अभी वहां पे एक साथ जब देखोगे तो बताऊंगा 6 एप्लीकेशन हमको पढ़ने हैं, ठीक है। प्रिपरेशन, सक्सिनामाइड को आप ब्रोमीन में डालते हो तो एन-ब्रोमोसक्सिनामाइड बनता है। इंपॉर्टेंट बात ये है, ब्रोमीन के कंपेयर में ये थोड़ा सेफर होता है, ईजियर टू हैंडल होता है, इसलिए अपन लोग उसको ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। स्टोरेज की बात करें तो इसको अपन लोग एनहाइड्रस कंडीशन में रखते हैं, जहां पे पानी नहीं होना चाहिए, सो दैट अपन लोग इस रिएक्शन का डिकम्पोजिशन ना हो सके। ये जो एनबीएस रखा हुआ ये डिकम्पोज हो गया तो नुकसान हो जाएगा, इसका रिएक्शन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो हम इसको सही से स्टोर रखते हैं, ठीक है। नेचर में ये कलरलेस सॉलिड होता है, आप यूज करते टाइम इसको वॉश करते हो, ठीक है, हॉट वाटर से इसको रिक्रिस्टलाइज करते हो, ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। ओके, तो याद रखने वाली बात है, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपके काम की हैं यार, ठीक है। अब मैं आपको इस रिएक्शन की तीनों कैटेगरी समझाने जा रहा हूं, एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और तीसरा ऑक्सीडेशन। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी छोटी छोटी नॉलेज आपके काम आएगी, ठीक है। चलिए चलिए, तो पहला हेडिंग डाल दीजिएगा, रोल ऑफ एनबीएस एज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक। इसके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। पहला, सब्स्टिट्यूशन ऑफ एलाइलिक एंड बेंजाइलिक ग्रुप। एलाइलिक एंड ग्रुप की जगह आप लिख सकते हो कि एलाइलिक और बेंजाइलिक से लगे हुए कार्बन, एलाइलिक और बेंजाइलिक से लगे हुए कार्बन का ये सब्स्टिट्यूशन करता है। कहने का क्या मेरा सेंस है, इमेजिन करिएगा थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पे मेरे सामने सिचुएशन रखी है, तो ये आप अपना देख सकते हैं, एलाइलिक मतलब डबल बॉन्ड के बगल वाला जो कार्बन है ये हमारा sp3 कार्बन है, ये हमारे sp2 कार्बन है, नो डाउट। तो एलाइलिक दैट इज डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन, जो एलाइलिक कार्बन है उसके हाइड्रोजन को अपन लोग एनबीएस में डालते हैं तो ये इसको सब्स्टिट्यूट कर देता है, राइट, इसको सब्स्टिट्यूट कर देता है, इसको बोलते हैं बेसिक का अपन लोग ने एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन किया। यही चीज बेंजाइलिक में भी होती है, कुछ नहीं है, बेंजाइल आपने नाम सुना है, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया टॉलिन का एग्जांपल, तो मैं टॉलिन को ऐसे लिख सकता हूँ, अभी चूंकि बेंजीन फॉर्म में है इसलिए इसका नाम क्या दिया जाएगा, बेंजाइलिक। तो डबल बॉन्ड अल्टरनेट यहाँ पे CH2, तो ये आपका बेंजाइलिक कार्बन हो गया जो कि sp3 होना चाहिए नेचर में, और इसके हाइड्रोजन को भाई साहब ये NBS जो है
सब्स्टिट्यूट कर देगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br का सोर्स बनाया जा सकता है। तो आप देख पा रहे हो कि ये अपने बेंजाइलिक का और ये अपने एलाइलिक का सब्स्टिट्यूशन कर रहा है। लेकिन इसके पीछे भी कुछ ना कुछ तो दोस्त मैकेनिज्म लगी होगी। तो आइए इसकी मैकेनिज्म को पहले देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी मैकेनिज्म कैसे कैसे काम करती है। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा, मैकेनिज्म ऑफ एलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। मैं कोई भी एक ले लूंगा, बात एक ही है, दोनों का बेसिक सोर्स वही है। तो देखिए अपन लोगों को करना क्या है, अपने पास एन ब्रोमोसक्सिनामाइड है, अपने पास NBS है, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। मैं इसको हीट या लाइट या परऑक्साइड के प्रेजेंस में ब्रेक करूंगा। क्या बोला, हीट या लाइट या परऑक्साइड, किसी प्रेजेंस में भी आप ब्रेक इसको कर सकते हो। जनरली बुक में ऐसे लिखा होता है, वो हीट को रिप्रेजेंट करता है या E=H/nu एनर्जी के फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आप क्या करते हो दोस्त, सबसे पहले इसको रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो तो आप इसको रेडिकली ब्रेक करोगे। जब ये रेडिकली ब्रेक होगा दोस्त, तो यहाँ पे एक रेडिकल प्लस Br का एक रेडिकल हमारे सामने आ जाएगा। राइट, अब ध्यान सुनिएगा, अब हम क्या करते हैं, कोई एक सिंपल सा एल्कीन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये एल्कीन ले ली और इसका मुझे सब्स्टिट्यूशन करना है। तो आपको अच्छी तरह पता है दोस्त, मान लीजिए मैंने इस हाइड्रोजन को उठा लिया, अब ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, मुझे इनका सब्स्टिट्यूशन सोचना है। राइट, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इसको इनके रेडिकल फॉर्म में ब्रेक करोगे। बहुत लॉजिक सी बात करने जा रहा हूं और बहुत लॉजिक से ही बात करना। अगर मैं तुमसे पूछूं कि कार्बन पे रेडिकल और हाइड्रोजन पे रेडिकल, इन दोनों में से किसकी वाइब्रेशनल एनर्जी ज्यादा है, क्या बोला मैंने, एक है कार्बन पे रेडिकल दोस्त। देखो टूटेगा तो एक कार्बन पे रेडिकल आएगा और एक हाइड्रोजन पे रेडिकल आएगा और Br का रेडिकल यहाँ पे है। एकदम रटाऊंगा नहीं, समझाऊंगा क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो एक रेडिकल कार्बन पे है, एक रेडिकल हाइड्रोजन पे है और Br पे तो रेडिकल आ ही गया था। अब ये Br का रेडिकल हाइड्रोजन के रेडिकल से कंबाइन डायरेक्टली करेगा या उस कार्बन के रेडिकल से करेगा, स्टेप बाय स्टेप सोचना, कहीं लिख लेना। जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है वो हाइड्रोजन के रेडिकल की कार्बन के रेडिकल से कहीं ज्यादा होती है। इसलिए कभी भी अगर आपके सामने ऐसे दिया हो ना, तो छोटे बच्चे की तरह परेशान मत होइएगा, ये सीधे इसको ऐसे करके रेडिकल बना दीजिएगा प्लस HBr आप अलग कर दीजिएगा। ठीक है, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, तो ये आपको रेडिकल फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ओके, अब आप क्या करते हैं, अब आप क्या करते हैं, ये जो आपका एन ब्रोमोसक्सिनामाइड था, HBr जो यहाँ पे सॉल्यूशन में है, जो अपना HBr यहाँ पे सॉल्यूशन में है, वो इस एन ब्रोमोसक्सिनामाइड से रिएक्ट करेगा। जब ये रिएक्ट करेगा तो आपको ये वापस सक्सिनामाइड बनते हुए दिखाई देगा और ब्रोमीन बाहर निकलते दिखाई देगा। ठीक है, और दोस्त ये जो ब्रोमीन का जो रेडिकल है ये अपने रेडिकल फॉर्म में रहेगा। ठीक है, दैट इज Br रेडिकल और Br रेडिकल, और साथ ही हमारे पास यहाँ पे ये रेडिकल था पीछे वाले सोर्स में, आप देख पा रहे हैं जो बचा हुआ रेडिकल है ये हमारे पास था। अब आपने इसको इसके Br के रेडिकल से इंटरेक्ट कराया और ये Br ऑब्टेन कर लिया। ये आपने इसको ऑब्टेन किया। तो दिस इज द वे टू ऑब्टेन द रेडिकल फॉर्म, या यूं कहूं दिस इज द वे टू ऑब्टेन द एलाइलिक रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन को एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन किया है। आइए एक बार क्विक रिकॉल करते हैं मैंने क्या क्या किया, मैं आपको फटाफट बताता चला जा रहा हूं। सबसे पहले मैंने NBS लिया,
उसको हीट, लाइट या पेरोक्साइड किसी के प्रेजेंस में, किसी के भी प्रेजेंस में मैंने इसको ब्रेक किया पापा, इसको मैंने ब्रेक किया, इससे आपको रेडिकल फॉर्म मिला। सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस, है ना। एक रेडिकल यहाँ मिला, एक रेडिकल यहाँ मिला, बैंक आईसीआईसी बैंक है, एक रेडिकल यहाँ मिला, एक रेडिकल यहाँ मिला, ठीक है। अब ये रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ, आपने क्या किया, इस हाइड्रोजन के कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक किया। जब कार्बन हाइड्रोजन रेडिकल को ब्रेक किया तो आपको कुछ सिचुएशन ऐसी आई, एक रेडिकल ये आया, एक रेडिकल ये आया और एक बीआर का रेडिकल। अब मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि हाइड्रोजन की जो वाइब्रेशन एनर्जी है वो कार्बन की वाइब्रेशन एनर्जी से खूब ज्यादा है। इस वजह से ये रिएक्शन कुछ इस तरह ब्रेक हुई कि जो हाइड्रोजन का रेडिकल है और जो बीआर का रेडिकल है वो कुछ इस तरह ब्रेक हुआ कि जो बीआर का रेडिकल है वो हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट करके HBr बना गया और ये इसको रेजोनेंस स्प्लाइस कर गया। भाई आप देख सकते हैं ना यार, ये आपने पढ़ा हो रेजोनेंस फॉर्म में, तो ये इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो आप। तो ये बीआर का रेडिकल अपने रेजोनेंस फॉर्म में आ गया है। अब आप एन ब्रोमोसक्सनामाइड लेते हो, इसमें आप HBr डाल रहे हो, तो यहाँ से आपको Br2 मिल रहा है, आपको यहाँ से Br2 मिल रहा है और ये Br2 अपने रेडिकल फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। और ये रेडिकल इससे इंटरेक्ट करके कुछ सब्स्टिट्यूशन ऐसे कर दे रहा है इनडायरेक्टली वे में। दोस्त जो तुम्हें याद रखना है, मैं आपको पर्सनली बताऊं, तुम्हें मैकेनिज्म से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि सर ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है और सर ने NBS डलवा दिया, सर ने NBS डलवा दिया, ठीक है, हीट वीट करा दिया और सीधे मुझे यहाँ पे Br मिल जाएगा। द बेसिक मोड ऑफ दिस रिएक्शन इतना, ठीक है। अब नो डाउट इसमें कोई दोहराए नहीं है कि भाई अगर तुम्हारे पास रेडिकल की स्टेबिलिटी पता हो, तुम्हें स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल पता हो, तो हमने बचपन में पढ़ा है स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल या क्लास 11th में बेसिकली नॉलेज ली है कि 3 डिग्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल एज कंपेरिजन टू 2 डिग्री एंड 2 डिग्री वाला मोर स्टेबल देन 1 डिग्री रेडिकल। तो अगर आपके पास मौका है सब्स्टिट्यूट करने का तो आप उस रेडिकल से सब्स्टिट्यूट करोगे जहां से रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है। कहने का क्या सेंस है मेरा दोस्त, आपको एक ऑप्शन देता हूं, जैसे मान लीजिए ये एक सिचुएशन और यहां पे आपने NBS डाल दिया। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कहना चाहता हूं कि यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये एक एलाइलिक हाइड्रोजन ये वाला और एक एलाइलिक हाइड्रोजन ये वाला, ठीक है ना यार। एलाइलिक कार्बन से बगल में लगा हुआ हाइड्रोजन साथ साथ, sp3 हाइड्रोजन ये, एक sp3 हाइड्रोजन ये। दोस्त आप दोनों को ही सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, बट आप सब्स्टिट्यूशन उसको दिखाओगे जिसमें रेडिकल ज्यादा स्टेबल हो रहा है। अब देखो, आप लॉजिक सोचो, सिचुएशन नंबर दे देते हैं, नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5। एक रेडिकल 1 पे बनेगा और एक रेडिकल 4 पे बनेगा। मैं दोनों रेडिकल आपके सामने बना देता हूं, आप खुद ही डिसाइड करिए। बेटा ये 1 वाला रेडिकल है और बेटा ये वाला आपका 4 वाला रेडिकल है, खुद डिसाइड करो कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। कोई दोहराए नहीं है इसमें, ये हमारे 1 डिग्री का रेडिकल, ये हमारे 2 डिग्री रेडिकल। अंडरस्टूड है यार, ये वाला नीचे वाला रेडिकल 4 इससे रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। तो जब आप NBS के लिए सोचोगे, जब आप NBS के लिए सोचोगे तो आप Br यहाँ लाओगे। कहने का मेरा सिंपल सा सेंस है कि अगर आपके सामने ये सिचुएशन आती, NBS दी होती, हीट लाइट कुछ भी दी होती, या हो सकता है CCl4 दे देता। वो CCl4 एक हमारा एप्रोटिक सॉल्वेंट है जो कि इसको इनहेंस करने में काम देता है, राइट। तो हो सकता था उसमें जो है रिजल्टेंट आपका ये आ जाता। तो फाइनली आपको जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा। उम्मीद करता हूं मेरी छोटी सी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। पक्का ना, कर लेंगे ना। अच्छी तरह
इसी तरह भाई अगर मान लो मेरे सामने यहाँ पे बेंजीन लगी है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि भाई यहाँ पे बेंजीन लगी है और यहाँ पे एसिड दे रखा है और इसने NBS डाल रखा है और आपसे बोलता है क्या प्रोडक्ट बनाइए। सिंपल सिंपल सी बात है, ये sp2, इसके बगल वाला कार्बन sp3, इस पे लगा हुआ हाइड्रोजन, ये आप लीजिए उठा के यहाँ पे रेडिकल बना दीजिए। कहीं और रेडिकल तो नहीं बनेगा ना दोस्त, क्योंकि यही रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यही रेडिकल को रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिल रही है रिंग की हेल्प से, और इधर आलो से अल्फा हाइड्रोजन से हाइपर कॉन्जुगेशन मिल रहा है। तो रेडिकल तो चाहता ही है ना यार उसको जहां से स्टेबिलिटी मिल सके वो स्टेबिलिटी वहां से ले ले, है ना गजब की चीज, है ना। इसके अलावा अगर वो नेप्थलीन टाइप हो, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, बहुत टैलेंटेड है यार, तुरंत हो जाएगा ये तो। देखिए ये दिख रहा है क्या, इसको मैं लिख सकता हूं, मैं डायरेक्ट इसके Br को सब्स्टिट्यूट कर दूं, सब्स्टिट्यूट करूंगा तो एक रिंग यहां और यहां आ जाएगा Br, राइट। तो आपने क्या किया, इस NBS ने क्या किया, बार बार आप वही काम कर रहे हो, बस डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन फॉर्म में देख रहे हो, ठीक है। चाहे वो क्वेश्चन होमोसाइक्लिक में हो, चाहे वो क्वेश्चन हेट्रो में हो, डजंट मैटर, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप बस सब्स्टिट्यूट करो। बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करना हो तो कुछ नहीं, आपको दिख रहा है sp2 के बगल वाला रेडिकल यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, हाइड्रोजन, मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, बाकी किसी को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे CH2Br, इट्स टू सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। मेरी बात आप समझ पा रहे हो कि अपन लोग कैसे सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा आगे चल के इसका क्या फायदा होगा मैं बताऊंगा, अभी मैं यहीं से बेंजीन बनवाना सिखाऊंगा, ट्रिक्स है, कुछ फायदे आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे अपन लोग उसको यूज करते चले जाते हैं। अभी दिखाता हूँ, जैसे आप देखिए बहुत ही सुंदर सा एप्लीकेशन कि आपसे अगर साइक्लोहेक्सीन से बेंजीन जाने को कहता है तो इसके कन्वर्जन में इसका बहुत तगड़ा एप्लीकेशन लगने वाला है। क्या करेंगे आप, देखिए स्टेप बाय स्टेप सोचिएगा, एक से ज्यादा चीजें यूज करनी पड़ेगी, नो डाउट है यार, कि आपके सामने मान लो डबल बॉन्ड ये है, आपने NBS डाला तो अंडरस्टूड है यहाँ पे लगे हुए हाइड्रोजन को छेड़ेगा, Br यहाँ आएगा, इसके बाद आप इसको एलिमिनेशन रिएक्शन कर दीजिएगा, एल्कोहलिक KOH डाल के हीट कर दीजिएगा, तो दोस्त डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, है ना। अब आप क्या करिएगा, फिर से NBS डालिए तो यहाँ पे रेडिकल बन जाएगा और Br कुछ यहाँ आ जाएगा, फिर से आप इसको एल्कोहलिक KOH करके हीट कर देंगे तो आपको बेंजीन का फॉर्मेशन होते हुए नजर आएगा। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं इसके एप्लीकेशन से खेल रहा हूं। क्वेश्चन कभी भी बच्चा एक डायरेक्शन पे नहीं पूछता, वो एक से ज्यादा तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इसलिए बी रेडी फॉर ऑल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही सिंपल रिएक्शन थी और बहुत ही प्यारा कन्वर्जन था यार, ठीक है। मतलब आपके सामने एक अल्कीन हो, उसके बाद आप तो दबाते चले जाओ जितनी अल्कीन बनाना चले जाओ, ठीक है ना, मेरी बात समझ पा रहे हो। अब जैसे मान लीजिए आपको ये दे देता है और एक्सेस में आपको दे देता है अल्कोहलिक KOH के साथ, तो आप क्या क्या कर पाओगे, आप क्या करोगे, इसमें NBS लोगे, पहले Br यहाँ ले आओगे, फिर आप इसको अल्कोहलिक KOH में डालोगे और डबल बॉन्ड यहाँ ले आओगे। देख सकते हो आप एक नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम से कॉन्जुगेटेड सिस्टम की तरफ चले आए, है ना। देख सकते हो यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं हो रही है और यहाँ पे आपको रेजोनेंस दिख रही है, तो आप एक नॉन कॉन्जुगेटेड से कॉन्जुगेटेड की तरफ जा रहे हो। तो इसकी एक खासियत, इसकी ब्यूटी है इस रिएक्शन की कि आपको ये स्टेबलाइज करवाता है रिएक्शन को, ठीक है। तो आप लिख सकते हो भाई कि आप नॉन कॉन्जुगेटेड से सीधे कॉन्जुगेटेड की तरफ अपने आप को मूव ऑन कर रहे हो,
ठीक है, फॉलोड बाय NBS एन एलिमिनेशन, दोनों होगा, एक से काम नहीं चलने वाला। ठीक है, तो ये था अपना एलाइलिक एंड बेंजाइलिक का के CH वाले कार्बन का सब्स्टिट्यूशन या यू कहो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन आएगा, नेक्स्ट आएगा, इसको बोलते हैं अल्फा ब्रोमिनेशन ऑफ कार्बोनिल डेरिवेटिव्स। बहुत ही उम्दा रिएक्शन है। ठीक है, रिएक्शन कुछ ऐसी है कि मान लेना मेरे यहाँ पे कोई साइक्लिक कीटोन है और यहाँ पे उसने NBS दे दिया, क्या दे दिया उसने, यहाँ पे दे दिया। तो आपने कभी पढ़ा हो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इससे लगे हुए हाइड्रोजन हमारे अल्फा हाइड्रोजन। तो ये क्या करता है भाई साहब, कुछ नहीं, इसको सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे Br लगा देगा। एक बहुत नई रिएक्शन सीखने को मिल रही है, वो तो मेरे ख्याल से जो पीछे बताई वो बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, बट ये शायद बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, है ना। अच्छा, ये जो हो रहा है ये फॉलोड बाय कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म हो रहा है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म हो रहा है। मतलब इतना इजी नहीं है जितना आपको लग रहा है। पहले ये अपने कीटो फॉर्म से कहाँ जाएगा, अपने इनॉल फॉर्म में जाएगा, फिर उसके बाद इसका NBS होता है और वापस अपने कीटो फॉर्म में आ जाता है। मैं इसके प्रोडक्ट की तरफ नहीं जा रहा, मैं इसके मैकेनिज्म की तरफ नहीं जा रहा, मैं आपको सीधे यील्ड बता दे रहा हूँ कि ये होगा तो हम क्या करेंगे। ठीक है, सेम एज अगर मान लीजिए कभी किसी ने एसिड दे दिया, यहाँ पे उसने Br2 दे दिया, सॉरी NBS दे दिया, और हमसे कहता है सब्स्टिट्यूशन करिए। बहुत ध्यान से, बहुत लॉजिकली सोचना है कि मुझे कहाँ पे Br लाना चाहिए। अंडरस्टूड है दोस्त। आपके सामने फिर से दो ऑप्शन खुलते हैं, एक ऑप्शन ये खुलता है और एक ऑप्शन ये खुलता है। तो आप इसमें किसके सब्स्टिट्यूशन करने वाले हो? तो आप क्या करोगे दोस्त, यहाँ वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल बनेगा, इसलिए आप इसका ब्रोमिनेशन करोगे। ठीक है, इसलिए आप इसका ब्रोमिनेशन करोगे तो आपको ये रेडिकल मिलेगा। राइट, मेरी बात आप समझ पा रहे हो? आप मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, ओके। तो रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करते टाइम अपन लोग इन सब बातों का ख्याल रखते हैं। ठीक, तीसरा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जितने स्टार लगा पाओ लगा लो। तीसरा एप्लीकेशन होता है, इसको बोलते हैं एलाइलिक ब्रोमिनेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड या एस्टर या कीटोन या एल्डिहाइड, किसी को भी ये ब्रोमिनेशन करवा देता है, लेकिन एलाइलिक। ठीक है, जैसे एक बहुत सुंदर सा एग्जांपल लेते हैं, और एक बहुत फेमस सी रिएक्शन भी है, कभी आपने नाम सुना होगा, रिफॉर्मेट स्काई रिएक्शन। तो उसमें इसी का रोल होता है। जब जैसे देखिए स्टार्टअप कुछ ऐसे लेते हैं अपन लोग कि ये अल्फा बीटा है, फंक्शनल के बगल में कार्बन, ये अल्फा ये बीटा, अनसैचुरेटेड में तो डबल बॉन्ड, एसिड बोलो या ईस्टर बोलो तो मैंने ईस्टर ले लिया। अब इसका NBS में डालना है। बहुत लॉजिकली सोचिएगा, आप जब इसको NBS में डालोगे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है जो कि sp3 का है, मतलब मुझे इसका सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तो मुझे इसका रेडिकल बनना चाहिए, और इसका रेडिकल अपने आप में बहुत स्टेबल रेडिकल है यार, कोई टेंशन नहीं है। तो आप सीधे सीधे बहुत उम्दा रिएक्शन सीधे Br यहाँ पे लाओगे। ठीक है, और इस रिएक्शन को आगे चल के हम लोग रिफॉर्मेट स्काई रिएक्शन के नाम से जानेंगे। ओके।
ओके, उसमें आप इसका एप्लीकेशन देखते हो। ये मैं छोटा सा हिस्सा बताया है, आगे चल के इसका एप्लीकेशन होता है फिर। तो आप देख पा रहे हो कि हम नॉर्मल कीटोन्स का भी ब्रोमिनेशन करते हैं और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड का भी ब्रोमिनेशन करते हैं। उस तरह अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में सवाल ऐसे आ जाए, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, वो एनबीएस दे के ए दे दे, फिर यहां से हीट दे के बी दे दे, और आपसे बोलता है भाई प्रोडक्ट बताओ। तो बहुत सिंपल काम है दोस्त, कुछ नया चीज तो नहीं है इसमें। देखो, आपको पता है आप ब्रोमिनेशन करोगे, आप ब्रोमिनेशन करोगे तो यहां वाला हाइड्रोजन एनबीएस में जाएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। यहां आएगा Br, यहां आएगा OH। अंडरस्टूड है? ये काम तो मेरा ए ने हो लिया, ये काम ए ने कर दिया, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, अभी हमने देखा। बस आगे भी तो आपको पता है यार, अगर आप हीट करते हो तो कभी आपने डीकार्बोक्सिलेशन का नाम सुना हो, तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी और आपके हाथ में दोस्त कुछ ये आ जाएगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? तो कुछ करना नहीं है, बहुत बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। इवन यहाँ पे मुझे हाइड्रोजन करने दो, ज्यादा अच्छा है, कार्बन तोड़ जाएगा ना ये वाला, है ना, ये कार्बन का डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, राइट। तो ये आपका अपना बी बन गया। तो अल्टीमेटली आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी ऑब्टेन कर रहे हो, देख रहे हो कि क्या क्या यील्ड कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे काम कर रही है। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत बेहतरीन सा स्ट्रक्चर रखा है, स्ट्रक्चर देख के घबराना नहीं प्लीज। ठीक है, इवन स्ट्रक्चर उन्होंने कुछ ऐसे दे रखा है यार, आपको स्ट्रक्चर से कोई ज्यादा मतलब नहीं है यार, है ना। आपको बस मेन पता होना चाहिए सर ब्रोमिनेशन हो रहा है तो मुझे ब्रोमिनेशन आता है कि नहीं आता है, बाकी तो कुछ भी कुछ पढ़ा दे क्या फर्क पड़ना है ना। है ना, अभी स्ट्रक्चर है, बैठ के इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर तुम बना रहे हो, तुम्हारे कोई काम वाम का नहीं होने वाला, कोई काम वाम का नहीं है स्ट्रक्चर। अब ये आपको दे देगा और आपको यहाँ पे एनबीएस दे देगा, तो आप इतने बड़े स्ट्रक्चर को देख के घबराओ नहीं, आप बस सीधे बताओ कि सर ब्रोमिनेशन करना कहाँ चाहिए, किस तरह के ब्रोमिनेशन कर डालें, है ना। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बॉन्ड बना रखा है, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो ये sp2 है, ये sp3 और ये sp3, तो हाइड्रोजन तो दोस्त यहीं पे है ना, यहाँ पे तो वैलेंसी की वैलेंसी पूरी है, तो अंडरस्टूड है, बस Br कहाँ आ जाएगा, इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, और जब Br को सब्स्टिट्यूट कर देगा तो बाकी स्ट्रक्चर वैसे का वैसे, कोई स्ट्रक्चर से घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, बस आप Br यहाँ ले आओगे, है ना, बाकी स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं, तुम्हारा क्या कर रहा है स्ट्रक्चर, क्या बना रहा है, तुम्हारा ही बन जाता है। तो अल्टीमेटली बस आपको समझाना चाहता हूँ कि जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हो तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आएगा, इसको बोलते हैं ब्रोमिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। ब्रोमिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग, यार नॉर्मली ना जब अपने पास एरोमेटिक रिंग होती है तो जनरली हम पढ़ के आते हैं कि ब्रोमिनेशन इसका जो है, आप या तो नॉर्मली Br2 डालते हो, लेकिन NBS भी बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं, लेकिन कुछ हद तक इसके साथ रिएक्शन परफॉर्म करता है। कुछ हाई लेवल्स बुक्स लिखती हैं कि आप ना इसका आप NBS में डाल के आयनिक कंडीशन में, याद रखना NBS अंडर आयनिक कंडीशन ऐसा करता है, अंडर आयनिक कंडीशन ऐसा करता है। बट यहाँ पे भी कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं, और भी कंडीशंस आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कि इसमें क्या करते हैं अपन लोग 1:1 का थोड़ा सा मिक्सचर ऑफ
मिक्सचर ऑफ कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, है ना, तो आपको ये ब्रोमोबेंजीन देता है। ऐसा हमारे कोर्स में ये वाली रिएक्शन नहीं मेंशन है, बट आप चाहो तो कर सकते हो। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये रिएक्शन हमारे कोर्स में कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है, बट इसके एक कुछ सेलेक्टिविटी होती है, कुछ रीजंस होते हैं, तब जाके ये इसके प्रोडक्ट देता है। तो आप अगर करना चाहते हो एनबीएस के साथ, क्योंकि एनबीएस तो आप रेडिकल फॉर्म में देखे हो, तो ये रेडिकल ही ब्रेक करता है, होता यही होगा कि इसका रेडिकल ये, इसका रेडिकल ये, तो थोड़ा इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल के इस रिएक्शन को इनहेंस किया जाता है, रिएक्टिविटी को बढ़ाया जाता है, ठीक है, तब ये रिएक्शन हो जाती है और इसका प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं बता रहा, कोई नई नई बात नहीं बता रहा, बस ये वो बातें बता रहा हूँ जो आपसे छुपाई गई है, ठीक है। आपसे एक्चुअली एनबीएस के नाम पे सिर्फ एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कराया गया है लाइफ में और आप वही पढ़ के आए हो, तो मैं उससे बचाना चाह रहा हूँ आपको यार, ठीक है। तो ये सारा काम हमने एज ए सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म पढ़ा है। अब हम इसका दूसरा काम पढ़ेंगे, एनबीएस एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एनबीएस का एज अ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या रोल होता है, अपन लोग ये भी समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, याद रखना है इसके अंदर पहले तो कि ये एंटी मैकेनिज्म को फॉलो करता है। देखो याद करो, सिन और एंटी हमने पढ़ा क्या आया था ना, तो यहाँ पे एंटी मैकेनिज्म फॉलो होता है, पहली बात। दूसरी बात, ये रिएक्शन आपकी टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड के प्रेजेंस में होती है। दैट इज, यहां पे इथाइल लगा दो, ठीक है। अब अमोनियम है तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि इतनी ज्यादा वैलेंसी तो हो नहीं सकती, यहाँ पे बी आर, तो ये प्लस और ये कह सकते हो उसके माइनस फॉर्म में। टेट्रा बोले तो 4 बना दो यार पहले तो, है ना, ये कुछ ऐसे है ना, प्लस और माइनस। तो आप सीधे ऐसे लिखते हो, जनरली हम लोग ऐसे लिखते हैं ET4N प्लस बी आर माइनस। अब आप देख सकते हो कि किसका सोर्स है, ये बी आर के फॉर्म में है, क्योंकि नाइट्रोजन पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है, बट 4 वैलेंसी हो गई, औकात से बाहर निकल गया है, इसलिए यहाँ पे जो बी आर माइनस निकल रहा है वो यह एज अ सोर्स हम बी आर माइनस का ले रहे हैं। तो जब ये अपना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की तरफ जा रहा होगा तो पहले इसका आप लोग को ये रोल पता होना चाहिए कि कैसे कर रहा है। अब देखिए होने कैसे वाला है। आप क्या करते हैं, कोई अल्कीन लेते हैं, इसमें आप एनबीएस डालते हैं। अच्छा ये बात सुनिएगा, ये इसका फॉर्म है, लेकिन एट द एंड चूंकि आप इलेक्ट्रोफिलिक करा रहे हो तो ये कंफ्यूज मत होना बात को भाई कि ये एनपीआर, मैं यहां लिख दे रहा हूं यार, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, ये जो है ये इस बार बी आर प्लस में और माइनस फॉर्म में निकलेगा। ये तो बस देखो सॉल्वेंट है, ET4NBr एक सॉल्वेंट है, बस और कुछ नहीं है। तुम्हारा मेन जो सोर्स है वो बी आर प्लस है, ठीक है ना। तो अब आप क्या करने वाले हो, ये लेने वाले हो, यहां से एनबीएस की हेल्प से इससे बी आर प्लस का सोर्स मिलने वाला है, और ये बी आर प्लस का सोर्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करने वाला है। आपको पता है ये बात कि जब ये इसका सोर्स बनता है तो यहां पे आपका बी आर आता है, ओके। इसके बाद आप ये जो दूसरा बी आर माइनस है जो आपके इस फॉर्म में पड़ा है इसका अटैक कराते हो और एंटी को फॉलो करते हो। मतलब इट्स समथिंग लाइक कुछ ऐसे दोस्त, एक बी आर यहां पे और एक बी आर यहां पे लाते हो, तो ये इसका ट्रांसफॉर्म बनता है, ठीक है, ओके। इसका अप्रोक्स बुक लिखती है 75 से लेकर 80% तक की यील्ड देता है, ठीक है ना, 75 से 80% की यील्ड देता है, ओके। तो कोई भी अगर आपके सामने ऐसे अल्कीन दे रखी है, यहाँ एनबीएस दे रखा है, ठीक है,
सॉल्वेंट के नाम पे टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड दे रखा है, तो दोस्त और कुछ नहीं, एक Br यहाँ है ना, एक कार्बन मैंने कम बनाए हैं है ना, यहाँ नंबरिंग कर देता हूँ यार, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो 2 और 3 पे क्या बनने वाला है, ये Br बनने वाला है, ठीक है। हाँ, एक बात का ख्याल रखना है दोस्त कि अगर तुमने इसको पानी के प्रेजेंस पे करा दिया, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, अगर ऐसे लिखा है NBS वाटर लिखा है, तो कहानी का रिजल्टेंट यील्ड कुछ और आएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखिए NBS के सो तो पता ही आपको, ये सोर्स है, NBS तो आपको पता है ये एक सोर्स है, Br प्लस का और ये माइनस का, है ना, ये Br प्लस का सोर्स है। बट अगर आप यहाँ पे पानी डालते हो, तो आप यहाँ पे जब इसका अटैक करते हो, तो चूंकि बेटा इस बार पानी पड़ा है, तो वाटर मॉलिक्यूल के जो मेंबर्स है ना, वो अटैक करने की कोशिश करते हैं, और ये इसके ट्रांस यील्ड देते हैं। मतलब बेटा ये इस फॉर्म में, और यहाँ कह सकते हो इसका डैश फॉर्म होगा, ठीक है, यहाँ इसका डार्क फॉर्म होगा और यहाँ इसका डैश फॉर्म होगा। तो थोड़ा सा आपसे बस हम्बल रिक्वेस्ट है, इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आप NBS को टेट्राइथाइल अमाइन ब्रोमाइड में डालते हो तो अलग यील्ड आती है, और इस अल्कीन को NBS के साथ पानी या अल्कोहल में डालते हो तो अलग यील्ड आती है, ठीक है ना। दोनों की यील्ड अपनी अलग अलग होगी। जैसे यहाँ की यील्ड आपको पता चल रही है कि ये मिल रहा है, और अगर मैंने यहाँ पे जबरदस्ती अल्कोहल ले रखा है, तो मुझे यहाँ पे यील्ड कुछ ये मिल रहा है, ठीक है। इसलिए सॉल्वेंट का थोड़ा रोल का ख्याल रखिएगा, तभी आप इसका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन परफॉर्म करा सकते हैं, ठीक है। बाकी देखो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन देखो कैसे है, इसका एप्लीकेशन दिखाता हूं आपको। जैसे एक क्वेश्चन जेई का बता देता हूं, जेई में क्या आया था क्वेश्चन, परेशान करने के लिए क्वेश्चन देते हैं आपको, बस वो NBS दे देंगे, यहाँ पे H2 दे देंगे, प्रोडक्ट A बनवाएंगे, फिर यहाँ पे NaOH डाल देंगे कॉन्क, ठीक है, इससे प्रोडक्ट B बनवाएंगे, है ना। और प्रोडक्ट B से यहाँ पे लेट सपोज करिएगा, थोड़ा परेशान करने के लिए मैं आपको दे देता हूँ, और यहाँ पे ये CH3 MgBr का अटैक करवाएंगे और ये प्रोडक्ट C बनवाएंगे, है ना। ये लीजिए, मैं इसको यहाँ Br कर देता हूँ, थोड़ा आप परेशान हो जाएं, बस परेशान करने के लिए कर रहे हैं, और आपसे यील्ड पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट C। अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपके पास A है, NBS पड़ा है, पानी पड़ा है, तो पहले तो देखो कोई डाउट नहीं होगा कि मान लीजिए आपका Br कुछ पहले ऐसे आया प्लस फॉर्म में, पानी डाला, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक टू द हमेशा लेस हिंडर्ड साइड, तो ये लेस हिंडर्ड साइड पर अटैक करने के लिए मजबूर हो गया, तो आपका एक तरफ Br आ गया और एक तरफ आपका OH आ गया, ठीक है, एंटी में आया होगा नो डाउट, तो ये हमारा प्रोडक्ट A बना। अब नालायक ने यहाँ पे क्या कर रखा है, बेस डाल रखा है। अब आप मुझे बताओ कि भाई अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है और यहाँ पे बेस डालता है, OH माइनस डालता है, तो देखो पहले तो आप एसिड बेस रिएक्शन परफॉर्म कराओगे, मतलब आप कुछ ऐसे कराओगे, है ना। लेकिन आपको पता है दोस्त कि ये जो है स्ट्रेन के चक्कर में खटक से ही बॉन्ड टूटेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ, और तुम्हारे सामने कुछ ऐसी यील्ड बनते हुए नजर आएगी, ये बनते हुए नजर आएगा। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इसको अपन लोग इपॉक्साइड्स बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं इसको अपन लोग, इपॉक्साइड्स बुलाते हैं,
तो ये हमारा कुछ बी बनते हुए नजर आएगा। इसके बाद आप इसमें ग्रिग्नार्ड डाल रहे हो, तो आपको पता है दोस्त कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा वहां अटैक करते हैं जहां पे लेस हिंडर्ड साइड होती है, इसलिए इसका जब आप अटैक करोगे तो यहाँ पे अटैक करोगे, है ना, और ये बॉन्ड ऐसे खोल दोगे। उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, और मजे की बात, कुछ आप लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, बाकी OMG पानी यानी डाल देना दोस्त, ठीक है। तो ये उसने जेई ने क्वेश्चन पूछा था, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट आपको एक से ज्यादा रिएजेंट्स, एक से ज्यादा ट्रिक आपके दिमाग में जब तक सेट नहीं होगी तब तक आप प्रोडक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए दोस्त एक से ज्यादा ही आंसर की आपको जरूरत पड़ेगी, और बी रेडी फॉर दिस टाइप ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, है ना। इन सारे क्वेश्चंस के लिए आप तैयार रहिए कि ये क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में पूछता है, क्या क्या इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आएगा ऑक्सीडेशन। ये एक बहुत ही उम्दा और एक बहुत नई चीज है, एनबीएस का ऑक्सीडेशन, ठीक है। कैसे काम करता है एनबीएस का ऑक्सीडेशन? नो डाउट आपने थोड़ा कभी पढ़ा होगा कि यार 2 डिग्री अल्कोहल का जब अपन लोग ऑक्सीडेशन करते हैं, जब अपन लोग एनबीएस डालते हैं, तो ये कीटोन की तरफ जाता है। तो बच्चे 2 डिग्री अल्कोहल एनबीएस की हेल्प से क्या बनाएगा, कीटोन की तरफ जाएगा। इसको कुछ ऐसे ऑब्जर्व किया गया है कि एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं यार। एक एग्जाम्पल मेरे पास रखा है, बहुत ही उम्दा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल कुछ इन्होंने ये दे रखा है, नॉर्मली अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा है, लेकिन ये है आपका अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, और इसमें आप एनबीएस डाल रहे हो, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने हीट कर रखा है यहाँ पे, ठीक है, पानी के साथ हीट कर रखा है, और आपसे प्रोडक्ट की उम्मीद की है। आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट बनने वाला है। आप पहले तो देखो, ये 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होने की चक्कर में कीटोनिक फॉर्म बन जाएगा, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे हीट दे रखी है, तो डी कार्बोक्सिलेशन होना लाजमी है, और फाइनली तुम्हारे सामने एल्डिहाइड आएगा। जेई इसका फायदा उठाता है कि एल्डिहाइड से वो आगे कुछ ना कुछ करवाएगा, लेकिन बहुत कम बच्चों को ये बात पता होती है कि एनबीएस ऑक्सीडाइज भी करता है, ठीक है। तो कुछ सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन है, सारे ऑक्सीडेशन में नहीं करता, ठीक है, ओके। ये कंडीशन नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता, पहले ये ऑक्सीडाइज करेगा देन डीकार्बोक्सिलेशन होगा, ओके। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इस इवन इसका एक काम और है, ये अमीनो को भी ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे, तो ये है अल्फा अमीनो एसिड्स, ये है अल्फा अमीनो एसिड्स, ये इनके भी काम आएगा। इसमें भी जब आप एनबीएस डालेंगे, हीट करेंगे पानी वानी के साथ, ठीक है, तो पहले भाई साहब आप बिलीव नहीं करेंगे, ये आपको एल्डिहाइड देगा, प्लस अमोनिया गैस बाहर बनते निकलेगी, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनते निकलेगा। तो ये इसका रोल ऑक्सीडेशन में था, ठीक है, ये इसका रोल ऑक्सीडेशन में था, ठीक है, पक्का याद रहेगी बात, श्योर शॉट। अब एक क्वेश्चन देखिए, जैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था, मैं आपको सीधे टैकल कराता हूँ उस क्वेश्चन से, बड़ा ही उम्दा क्वेश्चन था वो। उन्होंने एनबीएस डाल रखा था, पानी डाल रखा था, हीट कर रखी थी, प्रोडक्ट ए बना रखा था, प्रोडक्ट ए में उसने डाइल्यूट NaOH डाला, हीट किया, प्रोडक्ट बी बन गया, और आपसे आइडेंटिफाई करने कहा था कि ए और बी का प्रोडक्ट बताइए, ठीक है। अब देखिए, एक साथ तुम्हारे सामने सामने 2 रिएक्शन आ रही है, और तुम्हें दोनों की यील्ड बतानी होगी। तो सोचो यार, एग्जाम में अगर तुम्हें ये नहीं पता हो कि एनबीएस यहाँ क्या कर रहा है, तो बच्चे क्या करेंगे, यहाँ बीआर लगाते हैं,
वो उनके दिमाग में एक चीज फिट हो गई है। मैंने आपसे पहले ही कहा था, आप लोग की गलती नहीं है, आप लोगों के दिमाग में एक ही चीज फिट करा दी गई है, बीआर लगा है, अरे भाई साहब डोमिनेशन करा दो। ठीक है दोस्त, उसका अच्छा सोर्स है, लेकिन एक से ज्यादा काम भी तो हो सकते हैं उसके, है ना। इसलिए घबराइएगा नहीं, अगर आपको नॉलेज एक बार आ गई ना तो आप अपने आप प्रोडक्ट बनाने लग जाओगे। अंडरस्टूड है दोस्त कि ये 2 डिग्री अल्कोहल है, इसको खींच के लेके जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन करेगा। सभी का ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, ये भी याद रखना, अल्फा हाइड्रोक्सी या अल्फा अमीनो के एसिड्स का ही ऑक्सीडेशन होता है। तो बोला अल्फा के हाइड्रोक्सी या अल्फा के अमीनो का ही ऑक्सीडेशन होता है, ऐसा नहीं कि आप नॉर्मल अल्कोहल को बैठ के ऑक्सीडाइज कर रहे हो, ऐसा मत करना। ठीक है, उसके लिए फिर पीसीसी और पीडीसी है, चिंता मत करो। तो मैं क्या डायरेक्ट ये बना दूं, मान के चलूं ये आपने कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में उड़ा दिया होगा, तो ये आपका ए बन गया। अब तो तुम्हारा गेम खत्म दोस्त, अब तुम जानते हो डाइल्यूट एनएच का, तुम देखते ही पहचान जाओगे बंदे ने क्या दिया होगा। कौन सी रिएक्शन बोलो, तो ये है हमारी एल्डोल। एल्डोल प्रोडक्ट बनाना सीधे। अब देखो मैं आपको यहाँ पे एल्डोल नहीं सिखा रहा, मैं यहाँ पे आपको एल्डोल नहीं सिखा रहा, क्योंकि एल्डोल तो एक अलग कहानी हो गई ना दोस्त। मैं तो बस बताना चाह रहा हूँ कि एक से हम दूसरी तरफ कैसे चले जाते हैं। अगर मेरे सामने एक स्टडी हो और मुझे दूसरी तरफ जाना हो तो मैं कोई टेंशन नहीं है, मैं सीधे अटैक करना जानता हूँ, यील्ड बनाना जानता हूँ, सीधे अटैक करके प्रोडक्ट बना दूंगा। ठीक है, प्लीज मेरा मोटिव यहाँ पे एल्डोल पढ़ाने का नहीं है, आपको अगेन बोल देता हूँ, नहीं तो कल को आप बोले बंदे बिना एल्डोल पढ़ा के निकल गया। मैं सीधे सीधे प्रोडक्ट बनाने की उम्मीद रख रहा हूँ, कुछ ऐसा। तो ये हमारा बी बन गया। ठीक है बड़ी, तो इंपॉर्टेंट इज कि आप कभी भी रिएक्शन को परफॉर्म करते टाइम एक से ज्यादा की उम्मीद करो। ठीक है बच्चे, तो प्लीज अपन लोग ने जो सीखा सारे के सारे केस देख लिए एक बार, फटाफट फटाफट सारे के सारे केस मैंने कवर कर लिए दोस्त। आप देख पाएंगे जितने केस मेरे माइंड में थे, जितना मुझसे हो सकता था, मैंने आपको सारे रूल बताए। मैंने आपको एलाइलिक बताया, मैंने आपको कार्बोनिल बताया, मैंने आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बताया, मैंने आपको ब्रोमिनेशन बताया एरोमेटिक रिंग का, मैंने आपको स्पेशल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बताई, और अभी जाते जाते मैंने आपको रोल इन द ऑक्सीडेशन बताया। तो ब्रोमिनेशन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है हमारी केमिस्ट्री का। ठीक है, और मैं मान के चल रहा हूँ कि पूरे YouTube में शायद इससे बड़ी वीडियो आपको NBS के नाम पे नहीं मिलेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आइए एक आध छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं NBS के। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करिए, खटक से आंसर दीजिए। ठीक है, यहाँ NBS दे रखा है, डबल बॉन्ड ये है, तो ये कार्बन 3 डिग्री का होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, होगा ना भाई, एक हाइड्रोजन यहाँ 1 डिग्री वाला भी होगा। तो आप 1 डिग्री वाला तो यूज नहीं करोगे ना, क्योंकि आपको पता है 3 डिग्री का रेडिकल 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है। यहाँ वाला 2 डिग्री का होगा। अंडरस्टूड है कि आपको किसको लोगे मेजर, 3 डिग्री वाले को लोगे, मतलब Br यहाँ लाओगे। एक ही ऑप्शन में है और कहीं ऐसा है नहीं। ठीक है, शॉर्ट मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, और बहुत ही उम्दा क्वेश्चन आपको यहाँ ये क्वेश्चन है, जल्दी मत मचाइएगा, एक से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं तो आप बना जाओगे। अब देखिए SO2Cl2 दे रखा है, यूवी लाइट दे रखी है, अंडरस्टूड है, ये एक अच्छा सोर्स है Cl के रेडिकल का, और NBS अच्छा सोर्स है Br का। दोनों ही वहां जाना चाहते हैं जहां पे स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल ज्यादा हो। तो आप खुद सोचिए मुझे ए क्या बनाना चाहिए। मैं इसको एक बार लिख देता हूं दोस्त, आपको मैं ऐसे लिख के समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपके सामने SOCl2 यूवी लाइट है तो ये एक अच्छा Cl रेडिकल का सोर्स है।
तो आप रेडिकल वहां लाओगे जहां पे मोस्ट स्टेबल हो। तो आपको पता है दोस्त, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। पहला ऑप्शन आपके पास अगर चुनना होगा तो आप अंडरस्टूड है कि आप इसको यहाँ पे लेके जाओगे, यहाँ पे आप Cl ले आओगे और CH2H है। अब देखो यार, NBS है, NBS के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं, ये जगह बुक हो गई। बाकी एलाइलिक के बगल में एक ही कार्बन बचा है, मतलब मजबूरी में ये इसी वाले हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेगा। यहां आएगा Br, यहाँ पे Cl। बस इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद KSH, कौन सी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, K प्लस SH माइनस। दोस्त अब आप बताओ किसको इजीली सब्स्टिट्यूट करेगा, सब्स्टिट्यूट करने में किसका मजा है, इसका है कि इसका है? अंडरस्टूड है यार, ये ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना इजी होगा। तो कुछ ये आंसर आपको मिलना चाहिए, कुछ ये आपको आंसर मिलना चाहिए। कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या दोस्त, बीच में Cl भी हो और SH भी हो? देखो ऑप्शन बी नजर आ रहा है। अब देखो बहुत सारे बच्चे ए लगाते हैं, बहुत सारे बच्चों को भी नहीं लगाते देखा है, इवन बहुत सारे को सी लगाते देखा, उनके दिमाग नहीं चलता है, चलो यहाँ तक तो पहुंच जाते हैं, फिर सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। ठीक है, तो हर बच्चा अपने हिसाब से खेलता है। उम्मीद करता हूँ कि NBS की इससे बड़ी वीडियो आपको यूट्यूब में ना मिले, है ना, जितना मुझसे हो सकता था NBS के बारे में। देखो क्वेश्चन कराने को तो मैं इतने क्वेश्चन करा दूं कि आप थक जाओगे। ठीक है, NBS के नाम पे मैं इतने सारे क्वेश्चन करा दूं कि आप परेशान हो जाओगे। आओ एक क्वेश्चन देखो, अभी एक क्वेश्चन मेरे सामने इन्होंने ऐसे दे रखा है, यहाँ पे उसने CH दे रखा है और यहाँ पे COOMe दे रखा है, यहाँ डाल रखा है NBS। अब तुम खुद सोचो, तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, क्या ये इसको छेड़ेगा? आंसर नहीं छेड़ेगा, अंडरस्टूड है, इसके हाइड्रोजन को लेके निकल जाएगा। तो दोस्त एक बार क्वेश्चन की जब मैं सीरीज लाऊंगा तो उसमें भी NBS के अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा। क्वेश्चन की कोई कमी नहीं होती है, इंपॉर्टेंट है कि आपको उसका बेसिक रूल पता होना चाहिए। अपने दिमाग में जो एक सेटअप बिठा के बैठ गए हो कि भैया इसका सिर्फ काम एलाइलिक का है, सब्स्टिट्यूशन का है, ऐसा नहीं है, इसके बहुत सारे काम है। एंड इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, सारे काम को इम्पोर्टेंस दीजिएगा, जेई में कुछ भी कैसे भी आ सकता है। ठीक है दोस्त। अच्छा, इसके अलावा ये मेरी रिकॉर्डेड वीडियोस है और आप मुझसे लाइव भी कनेक्ट हो सकते हो, डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हो, मेरी क्लास में डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो बाय यूजिंग द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। आप इस ऐप को फटाफट से अपने फ़ोन उठाओ और उसमें डाउनलोड कर दो और आप हमसे कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, क्या बेनिफिट्स हैं कनेक्ट होने के? बहुत बहुत सारे बेनिफिट्स गिनाऊंगा मैं आपको। देखो, सबसे पहली खासियत की डेली लाइव क्लासेस है। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हमारे साथ लाइव एंगेज कर रहा है। दोस्त मैंने क्या कहा अभी आपसे कि आप मेरी रिकॉर्डेड देख रहे हो सकता है कि आपके मन में कोई सवाल रह गया हो और आपको पूछना हो, तो यहाँ पे तो आप नहीं पूछ पा रहे हो, लेकिन आप हमसे जब लाइव कनेक्ट होगे तो वहाँ पूछोगे। ठीक है, आप डाउट्स पूछ सकते हो। इसके अलावा ना क्लास में ना बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने एक क्वेश्चन दिया उसके 4 ऑप्शन दे दिए, वहाँ पे पोलिंग करवा दी। तो जो लाइव पोलिंग का जो मजा है ना, वो शायद ही कहीं और है, नहीं है। इतना प्यारी चीज़ है लाइव पोलिंग। एक तो प्रॉफिट ये होता है कि बच्चों को का कंपटीशन पता चलता है, फिर हमको पता चलता है कि एक सवाल को कितने बच्चों ने सही किया, कितने बच्चों ने गलत किया, है ना। फिर हमको पता चलता है कि भाई जिन्होंने सही किया उन्होंने कितने सेकंड में किया, क्योंकि टाइम का ना यार बहुत बड़ा रोल है केमिस्ट्री में। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो इसलिए आप हमसे लाइव कनेक्ट हो गए तो ये बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट इज यार, अगर आप हमारा प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको लाइव टेस्ट एंड क्विज का मौका मिलेगा। अपनी परफॉर्मेंस में ग्रोथ लाने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, आप कहाँ एग्जिस्ट करते हो, कौन कौन सी आपके अंदर कमियां हैं, किस कमियों को आपको सही करना है, ये सारी चीजें दोस्त आपको लाइव टेस्ट एंड क्विज की हेल्प से ही मिलेंगी। ठीक है, जितनी ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे, एवरी डे दो एक मॉक टेस्ट यार, आदत बना लो, इतनी आदत बना लो कि एग्जाम हॉल में लगे ही ना कि कुछ नया देने जा रहे हैं।
इतने बार मॉक टेस्ट दे दो कि आपको कभी लगे ही ना कि जेई में कुछ नया देने जा रहे हैं। और जितनी गलतियां करनी है यहाँ कर लो दोस्त, एग्जाम हॉल में करोगे तो महंगी पड़ जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात को समझ पा रहे होगे। नेक्स्ट इज आर स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान। अनअकैडमी का जितना भी प्लान है, जितने भी प्लान है, सारे प्लान अपने आप में एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न और स्ट्रक्चर्ड मैनर में है। स्ट्रक्चर्ड पैटर्न, स्ट्रक्चर्ड मैनर में रहने का फ़ायदा ये है कि हम आपको रेगुलर बेसिस पे डीपीपी प्रोवाइड करा पाते हैं, आपको टाइम पे आपके डाउट सॉल्व हो पाते हैं, इसके अलावा आपके माइनर टेस्ट हो पाते हैं, मेजर टेस्ट हो पाते हैं, एंड इम्पॉर्टेंट इज सिलेबस टाइम पे फिनिश हो जाता है। टाइम पे सिलेबस फिनिश होगा तो आपको रिवीजन का मौका मिलेगा, और दोस्त रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। आप रिवीजन नहीं करोगे ना कि तो भी तुम पढ़ लो, सब बेकार है। माइंड है दोस्त, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों में रहता है। आप अभी ताज़ा ताज़ा पढ़ रहे हो, ब्रोमिनेशन आपको आज उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा, लेकिन आप जब इसको 15 दिन बाद देखोगे ना तो आप धीरे धीरे रोल भूल जाओगे। ये ह्यूमन नेचर है। तो आपका वो भूला नहीं है, वो सेकेंडरी मेमोरी में गया है, एंड आपको सेकेंडरी से कहाँ लाना है, प्राइमरी में लाना है। तो उसके लिए रिवीजन अगर आप करोगे ना तो आपको फायदा मिलेगा, और वो चीज़ आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स सिखाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज आर अनलिमिटेड एक्सेस। इसकी तो बहुत सारी खासियत हैं। पहला खासियत यार, इन केस किसी रीज़न से आप अगर हमारी लाइव क्लास मिस कर जाते हो, क्योंकि हम नहीं चाहते कभी मिस करो, तो आप हमारी रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हो। इसके अलावा दोस्त, आप ना सब्सक्रिप्शन किसी एक फैकल्टी के नाम से लेते हो, आपने XYZ किसी का भी यूज़ किया, आपने मेरा यूज़ किया, कोई फ़र्क नहीं है। तो आप कनेक्ट लेोगे तो एक से, लेकिन आप कनेक्ट n नंबर ऑफ फैकल्टी से हो सकते हो। कहने का क्या सेंस है कि अगर आपको लगता है ना कि यार मुझे केमिस्ट्री के 10 टीचर चाहिए और 10 टीचर अपने आप में मास्टर हो, तो आप 10 से पढ़ो, कोई फ़र्क नहीं है। आपको फिजिक्स 20 चाहिए, आप फिजिक्स 20 से पढ़ो। आपको एक टाइम पे 2 बैच में एनरोल करना है, आप 2 बैच में एनरोल करो। आपको 12 बजे पढ़ना है, 12 बजे पढ़ो, आपको 2 बजे पढ़ना है, 2 बजे पढ़ो। आपकी कंफर्टेबिलिटी का ख्याल रखा गया है इसमें। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस अनलिमिटेड एक्सेस। ठीक है। इसके अलावा दोस्त, अनअकैडमी ने एक बहुत नई चीज लॉन्च की है जिसका नाम है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। जब आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे होते हो तो सबसे बड़ी खासियत है कि आपको इसमें यार पर्सनल कोच मिलते हैं। पर्सनल कोच इज लाइक कि तुम्हारे ऊपर किसी ने हाथ रखा हुआ है और तुम्हारा बेड़ा पार है वाला हाल है, क्योंकि ये एक एक्सपर्ट हैं जो कि आपको हर पॉइंट पे गाइड करते रहेंगे, आपके साथ इमोशनली, आपके साथ साइकोलॉजिकली कनेक्ट रहेंगे कि आप कैसे, कहाँ मिस्टेक करते हो, किस किस टाइप की मिस्टेक करते हो, कैसे आपकी स्ट्रेटजी बननी चाहिए, सब कुछ पे काम आपका ये करेंगे। ठीक है। इसके अलावा इनका काम सबसे बड़ा टेस्ट का एनालिसिस है। टेस्ट का एनालिसिस क्यों जरूरी है पता है? बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सर मेरे मार्क्स ना एक जगह जाके स्टिक हो गए हैं, वो हमेशा इनहेंस बढ़ते नहीं हैं। तो रीजन भी है कि तुमने अपने टेस्ट तो दिए नो डाउट, लेकिन उसका एनालिसिस नहीं किया। अब एनालिसिस में क्या करना होता है? एनालिसिस में आप अपनी टाइप की मिस्टेक ढूंढोगे, कौन कौन से टाइप की मिस्टेक्स कर रहे हो, आप उसका टाइम मैनेजमेंट देखोगे। भाई अमूमन एक क्वेश्चन को अगर मात्र मान लो 2 मिनट लगता है और तुम उसको 10 मिनट लगा गए, तो यार तुमने उसके 5 क्वेश्चन खराब कर दिए। तो फिर वो किया या नहीं किया सब बराबर है। दैट इज द टाइम मैनेजमेंट। दूसरा, एग्जाम का अप्रोच, किस क्वेश्चन को पहले पिक करना है, किस क्वेश्चन को बाद में पिक करना है और किस क्वेश्चन को नहीं पिक करना है, ये सब चीजों का भी एक्सपीरियंस आपको मिलेगा जब आप अपने टेस्ट का एनालिसिस करवाओगे। और ये चीज कौन करेगा? देखो, आपसे खुद से तो होने से रहा, तो ये आपको हमारे पर्सनल कोच हेल्प करते हैं करने में, है ना। नेक्स्ट इज यार स्टडी की प्लानिंग। एज अ स्टूडेंट बोलूं तो भैया अपन लोग रोज एक शेड्यूल बनाते हैं, ये आज ये करूंगा, आज ये करूंगा, आज ये करूंगा, हो नहीं पाता है, फाड़ के फेंक देते हैं, कितना भी करें नहीं हो पाता है। रीजन बिहाइंड वो कस्टमाइज वे में नहीं है, वो एक अनऑर्डर्ड पैटर्न में है। तो आपकी पोटेंसी, आपकी एफिशिएंसी आपको खुद नहीं पता है कि कितनी है और उसका कैसे काम लेना है। तो जब आप अपने पर्सनल कोच से मिलोगे तो आपको स्टडी में प्लान करने में हेल्प करेगा कि कितना देर किस सब्जेक्ट को कितने टाइम तक पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो क्या करेगा ना, वो जब आपकी टेस्ट की एनालिसिस करेगा तो उससे आपकी वीकनेस का पता चलेगा, और ये वीकनेस इसको से आपका स्टडी प्लानिंग होती है। ऐसा नहीं कि आपको झोंक के दे दिया भैया जाओ 10 घंटा पढ़ लो ना, ऐसा नहीं होता।
ठीक है, स्टडी की प्लानिंग होती है यार, और वो आपके स्ट्रेंथ से निकलती है। समझ पाना, बहुत छोटी बात बता रहा हूँ लेकिन बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो यार दोस्त प्लस के बेनिफिट्स हैं वो तो मिलने ही मिलने हैं, ठीक है माय डियर। इतने सारे बेनिफिट्स का फायदा उठाने के लिए, एक साथ फायदा उठाने के लिए आपको बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही अफोर्डेबल फीस पे करनी है हमारे प्लस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। हमारी दोस्त 12 मंथ की फीस 38,500 है, एंड यूजिंग द कोड दैट इज धीरेन, दैट इज DHIREN, आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, एंड आफ्टर द डिस्काउंट योर अमाउंट विल बी 34,650, ठीक है। कोड को याद रखिएगा, धीरेन, DHIREN। उम्मीद करूंगा कि वीडियो अच्छी लगी होगी, उम्मीद करूंगा कि आप मुझसे डायरेक्ट लाइव भी कनेक्ट होंगे, ठीक है ओके। तो 34,650 आपको पे करना है, और चाहे तो आप इसको नो कॉस्ट EMI पे पे कर सकते हैं बाय यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है। इसके अलावा अगर आप 11 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 12 मंथ की जगह सॉरी 24 मंथ सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आई एम सॉरी, तो ये आपका 56,000 का पड़ता है, और इसमें भी डिस्काउंट के बाद यूजिंग माई कोड धीरेन, DHIREN, आपको इसका अमाउंट 50,400 पड़ेगा। जो बच्चा क्लास 11th में है उसको इस प्लान को लेना चाहिए दोस्त, और इसको भी आप नो कॉस्ट EMI पे भी पे कर सकते हो, ठीक है। EMI की बात कर रहा हूं तो दोस्त, जो पर मंथ की जो EMI बैठ रही है वो मात्र और मात्र 2100 रुपये बैठ रही है। 2100 में हमारे पास 3 सब्जेक्ट है PCM के नाम पे, है ना। तो अगर मैं पर मंथ के सब्जेक्ट की बात करता हूं तो वो मुझे मात्र और मात्र 700 रुपये पर सब्जेक्ट मिलता है, जो कि तुम्हारी गली कूचे की कोचिंग भी इससे महंगी होगी, और फैसिलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं। वहाँ एक टीचर आ पाएगा तुम्हें पढ़ाने, 2 आ पाएगा भाई साहब एक सब्जेक्ट पे, इससे ज़्यादा नहीं दम है उनकी। 3 4 यहाँ पे इन्फिनिटी n नंबर ऑफ फैकल्टीज हैं यार, है ना, और हर अपने आप एक्सपर्ट है, ठीक। इसके अलावा अगर आप हमारे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं तो 12 मंथ का जो प्लान है वो 56,000 का है, एंड आफ्टर द डिस्काउंट ऑफ 10% यूजिंग माई कोड द अमाउंट विल बी 50,000। सेम एज अगर आप आइकॉनिक 24 मंथ का चाहते हैं, इट विल बी 86,000, बट यूजिंग माई कोड धीरेन, डिस्काउंट विल बी गिव यू 10%, एंड आफ्टर द 10% द अमाउंट विल बी 77,400 आपको ये पे करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपको बताया कि आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच मिलते हैं, स्टडी की प्लानिंग होती है, एक्सपर्ट का गाइडेंस होता है, टेस्ट का एनालिसिस होता है, ये सारी चीज़ें आपको हमारी तरफ से मिलेगा, ठीक है दोस्त। इसके अलावा मैं लाइव भी मिलता हूँ आपको स्पेशल क्लासेस में फ्री ऑफ कॉस्ट 9 बजे, लगभग मैं 9 बजे रोज आता हूँ। मैं अच्छी सीरीज लाता हूँ, अच्छे मैं रिविजन्स पढ़ाता हूँ, अच्छे क्वेश्चंस कराता हूँ। मैंने PYQ सीरीज चला रखी है, मैंने बूम बूम सीरीज चला रखी है, मैंने रैपिड फायर सीरीज चला रखी है, मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चन सीरीज का चला रखी है। तो बहुत कुछ मैं पढ़ाया है मैंने यार, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरी रिकॉर्डेड वीडियोस को एंजॉय करोगे और लाइव क्लास में भी आओगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बडी, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर दिस पेशेंस, है ना ओके। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन का घंटा टंग से बजा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, इट्स अप टू यू बडी। एंड इस कोड को एक बार माइंड में सेटअप कर लो यार, धीरेन DHIREN, यही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्ट।